हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलजेब्रा के क्विक रिवीजन पॉइंट्स करवाने वाला हूं। और ये जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं इनका मेन एम ये नहीं है कि भाई आपको कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है। इनका मेन एम ये है कि आपको इतनी बातें बताई जाएं। मान लो आपको कंसेप्ट को देखे कई दिन हो गए, तो आपको इतनी बातें बताई जाएं वो ना तो ज़्यादा लेंदी हों और ना ज़्यादा छोटी हों, मतलब कि मोस्ट एफिशिएंट वे में। जब आपको कई दिन हो जाते हैं तो आपको टॉपिक के जो कंसेप्ट हैं वो दोबारा से आपके माइंड में रिफ्रेश कराना मिनिमम टाइम के अंदर, ठीक है, और एफिशिएंटली उनको रिफ्रेश कराना, ताकि जैसे आपने फर्स्ट टाइम लेक्चर को देखा था वैसा ही आपका माइंड हो जाए। या फिर अगर आपने अभी अभी इस टॉपिक को देखा है तो क्विक रिवीजन पॉइंट्स देखने का सिर्फ ये फ़ायदा आपको हो सकता है, क्योंकि टॉपिक तो आपके माइंड में याद है, तो ये फ़ायदा हो सकता है कि सारे कंसेप्ट्स आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, जिसके कारण आप अपने नोट्स बना पाओगे। आपने ऊपर जो जो भी देखा, जो जो भी आपने नोट किया है कंसेप्ट लेक्चर के दौरान, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपने लिखी हैं उनको देख पाओगे कि कहीं कोई बात छूट तो नहीं गई, कोई एक्स्ट्रा बात तो नहीं लिखनी है, क्या कुछ नए तरीके से तो नहीं लिखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले अलजेब्रा के अंदर होती हैं टू वेरिएबल्स के अंदर स्क्वायर की आइडेंटिटीज। टू वेरिएबल यानी कि ए और बी, कभी कभी तीन वेरिएबल भी होते हैं ना, ए बी सी, लेकिन यहाँ पर टू वेरिएबल के अंदर। तो भाई ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ये तीन आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रा की, ठीक है। देन आइडेंटिटी नंबर 1 और 2 का जो सम अगर हम करेंगे तो ये एक और आइडेंटिटी आ जाएगी चौथे वाली। तो इसका कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है कैलकुलेशन के अंदर, इसका कई बार यूज़ होता है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए कि जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है। और पहली और दूसरी आइडेंटिटी का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये पांचवी आइडेंटिटी बन के आती है। क्लियर है। तो यहाँ पर अब मेरे को एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है, ये तो डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए सारी आइडेंटिटी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट अलजेब्रा की क्या है पता है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट वैसे याद करना नहीं है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इनको समझना। इनको भी समझा जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया है कि भाई जब भी क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं कि एग्जामिनर कैसे सोच रहा है, इसको ऐसे यूज़ कर रहा है, तो एक बार सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिटीज़ को समझना एंड उसी का पार्ट है उनको याद करना, कि बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हों ये सारी आइडेंटिटी। देन इसके अलावा आपको एक और चीज़ लिखनी आनी चाहिए कि अगर मैं आपके सामने लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 7ab, तो इसको तो आप लिख दोगे। क्या लिख दोगे? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5ab। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में 5ab जोड़ेंगे, अगर इसके अंदर 5ab जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ आती है, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी चीज़ हो आपको ये लिखना आना चाहिए कि भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर में से मैं कितना घटाऊँ या उसके अंदर कितना जोड़ूँ ताकि ये आ जाए। मतलब किसी भी इस तरह की एक्सप्रेशन को आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखना आना चाहिए। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में से जब मैं 9ab घटाऊंगा तो प्लस 2ab खत्म हो जाएंगे और माइनस का 7ab बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा उसके अंदर ये होता है ना, उसके अंदर अगर हम 7ab घटा देंगे, यानी कि माइनस 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 के 7ab माइनस के 2ab में जोड़ देंगे, तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, ये वाली। क्लियर है? ये माइनस के साथ है, मैंने 9ab को देखकर 7 बोल दिया, माइनस के 7 नहीं होंगे। अगर हमें माइनस के 7 चाहिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस के 5 होंगे, ठीक है। मैंने 9 बोल के साथ 9 देख के 7 बोल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? -5ab। तो एक तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आएंगी तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इसके अंदर एक और कंसेप्ट होता है कि a प्लस माइनस बी, ये दोनों आइडेंटिटीज़ यहाँ पर लिखी हैं, और ये दोनों आइडेंटिटीज़ में फ़र्क क्या होता है कि 2ab के आगे प्लस और माइनस आता है, जैसा कि यहाँ पर होता है वैसा ही, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ किसी नंबर का स्क्वायर है, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है ये। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इन दोनों आइडेंटिटीज़ के ये जो तीन पोर्शन है, इनके जो ये तीन टुकड़े हैं, इनमें से कोई भी दो टुकड़े आपको देगा या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको देगा, और ये बोलेगा कि उसके अंदर क्या ऐड करना है ताकि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो जो भी पोर्शन बचा है, कुछ पोर्शन वो आपको बताएगा, मान लो ये वाला पोर्शन बता दिया, ये वाला पोर्शन बता दिया, फिर आपने क्या देखना है कि उसके अंदर a क्या है और उसके अंदर b क्या है जो एग्जामिनर ने बताया। फिर आप देखोगे कि भाई उसने क्या बोला है, क्या ऐड करूं, तो 2ab ऐड करने पर कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो 2ab की वैल्यू क्या होएगी? a और b के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है भाई दो वेरिएबल के अंदर क्यूब की आइडेंटिटीज।
ठीक है, जैसे कि ए और बी इनके अंदर क्यूब की आइडेंटिटीज, तो ये भी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है, और इन्हीं आइडेंटिटीज से हम दो वेरिएबल के अंदर क्यूब की और भी आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? आपको अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ठीक है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो इसके अलावा ये जो मटेरियल यहाँ पर पड़ा है इसको वहाँ पर भेज दो, इसका बस साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो ये जो मटेरियल पड़ा है इसको आप वहाँ पर भेज दो, इसका जस्ट साइन चेंज होएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये आइडेंटिटी अपनी आ जाएगी ये आइडेंटिटी। उसके बाद अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी निकालनी है तो इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन ले लो। देखो a प्लस बी कॉमन है, यहाँ पर दो टर्म है ना, एक ये और एक ये, तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। क्लियर है? देन ये जो आइडेंटिटी हमने देखी है, ये जो आइडेंटिटी हमने देखी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको हम ऐसे लिख पाते हैं, ऐसे लिख पाते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है ना, स्पेशली ये वाली, इसकी एप्लीकेशंस हैं दो, और इसकी ऐसी एप्लीकेशंस है कि ये दिखती नहीं है जनरली स्टूडेंट को। क्यों नहीं दिखती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मतलब कि दो वेरिएबल के अंदर जो क्यूब की आइडेंटिटी है उसकी एप्लीकेशन है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, एग्जामिनर क्या करता है मेरे भाई, इस पोर्शन को जीरो के इक्वल बता देता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं बताएगा आपको, वैसे डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और फिर वो आपको बोल दे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ। ऐसे डायरेक्टली बोलेगा, कभी कभी डायरेक्टली भी बोल देता है, फिर सभी लोग बता देंगे, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, दिस इंटू दिस, और इसकी वैल्यू जीरो बता दी तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, है ना, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, इसको जीरो तो बताएगा या नीचे वाले को जीरो तो बताएगा, लेकिन आपसे छुपा कर, जैसे कि वो ऐसे करके बता देगा कि भाई a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू वन, मतलब कैसे भी छुपाकर इसके सेकंड वाले पार्ट को वो जीरो बताता है। ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है एग्जामिनर की। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू वन। इस ए बी को ऊपर भेजोगे तो आपको पता चलेगा ए बी, और इस ए बी को इधर लेके आओगे तो माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो उसने वही चीज़ बताई, इस वाली चीज़ को उसने जीरो बताया, और इस केस में ये चीज़ बताकर वो पूछता क्या है, वो आपसे पूछता है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है। क्लियर है? तो एक तो ये कंसेप्ट है कि इसको जीरो बताता है। अब दूसरा कंसेप्ट ये है, उसके अंदर भी इसके अंदर इसको जीरो बताता है, लेकिन उसके अंदर करता क्या है वो, जरा इसको कंपेयर करो, इसको इससे, उसके अंदर वो b को वन पुट कर देता है। दोनों आइडेंटिटीज की मैं बात कर रहा हूं, तो b को जब वो वन पुट कर देगा तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। और अब वो आपसे क्या पूछ लेता है, देखो जब ये चीज जीरो हो गई, हमने b की जगह पर वन रख दिया, तो देखो हमें मिलता क्या है, अगर b की जगह पर वन रखोगे तो यहां पर आ जाएगा ए क्यूब प्लस वन का क्यूब यानी कि वन। और अगर ये उसने जीरो बता दिया, उसने आपको ये चीज बता दी, तो इसका मतलब जीरो, ये वाली चीज जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाली चीज जीरो हो गई, यानी कि ए क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन। हमें ये रिजल्ट मिल गया। या फिर देखो, या फिर अगर आप इसको a से डिवाइड करोगे दोनों तरफ तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस वन बाई ए, और यहाँ पर जो माइनस वन मिलेगा उसको उस साइड भेज दो, ठीक है, ये प्लस वन हो जाएगा। या फिर आपको मिलेगा a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू वन। तो जब भी आपको एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है वो वन दिखे, यानी कि चौंक जाना, ये क्यूब वाली आइडेंटिटी उसने यूज की है। कौन से क्यूब वाली आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ, लेकिन एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जब माइनस वन दिखेगा तो उसने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली यूज की है ना, तो उसने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली यूज की है। तो अब आपको लगेगा कि भाई कन्फ्यूजन हो गया ना, ये दोनों आइडेंटिटीज है, ऐसे तो आपको रटना पड़ेगा और थोड़े दिनों बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताता हूँ, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे याद करना है। वो एग्जामिनर आपको कभी कभी इसी इंफॉर्मेशन को ऐसे देता है, देखो इसी इंफॉर्मेशन को कि ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए, या फिर उसने ये वाली इंफॉर्मेशन दे दी। आपने करना क्या है, आपने सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओगे, जब भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम वन दे दे तो ए प्लस वन बाई ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन। तो जब भी देखो, हमें एग्जैक्टली याद क्या करना है, हमें याद करना है कि भाई
जब उसने b की वैल्यू 1 रखी है तो एक केस के अंदर जो a क्यूब है वो 1 के बराबर होता है और दूसरे केस के अंदर a क्यूब जो है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, ऊपर वाले केस में -1 के बराबर, नीचे वाले केस में +1 के बराबर। देखो, तो हमें याद करना है कि कौन से केस में -1 के बराबर होता है, कौन से केस में +1 के बराबर होता है। तो ये मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने कैसे याद करना है, जब लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर नेगेटिव का साइन है और यहाँ पर भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पर एक में नेगेटिव का साइन है, तो a क्यूब = -1। और यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों जगह पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पर इसको आप उस साइड भेजोगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड भेज कर फिर देख लेना है कि सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि a क्यूब = +1। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर a = -1 एंड a = +1 ये वैल्यूज रखने की हिम्मत मत करना। यहाँ पर a की वैल्यू 1 और -1 नहीं है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर घुसते हैं तो अगर a क्यूब = -1 तो a की 3 वैल्यूज हो सकती हैं। एक तो हो सकती है -1, एक हो सकती है ओमेगा, एक हो सकती है ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों यूनिटी हैं, यूनिटी एंड यूनिटी स्क्वायर। ये अपने सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन ये एक केस अपने सिलेबस के अंदर घुस गया है इनका। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना a क्यूब = -1 मत लेना इस केस में। क्लियर है, ये मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर भी बताया है। तो ऐसे आपने इनको ऐसे आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको पहचानना है। ठीक है, तो या तो वो इसको डायरेक्टली इस चीज को 0 के बराबर बता देगा, तो हमें पता है a क्यूब + b क्यूब = 0, या फिर वो b की वैल्यू 1 रख देगा या a की वैल्यू 1 रख देगा, तब हमें पता है a क्यूब + 1 = 0, यानी कि a क्यूब = -1। और इनको कैसे याद रखना है, कब -1 है कब +1 है, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पर सारी चीज़ों को भेज कर देख लेंगे कि सारे साइन पॉजिटिव है कि नहीं। देन नेक्स्ट वो एक और काम करता है, देखो यहाँ पर उसने b की जगह पर 1 पुट किया, तो वो कुछ भी पुट कर सकता है ना। तो वो कई बार a या b की जगह ये जो अपनी एक्सप्रेशन है इसके अंदर कुछ और वैल्यूज भी पुट कर देता है, b = 2 पुट कर देगा एंड सो ऑन। तो वो हमने कंसेप्ट लेक्चर में सीखा है, तो वो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख के कि उसने क्या वैल्यू रखी है वैसे करना पड़ेगा। तो देन अब देखो, जैसे हमने क्यूब और स्क्वायर की आइडेंटिटीज कर ली हैं दो वेरिएबल के अंदर, हमने ये कर लिया है ये वाली चीज़, और हमने ये वाली चीज़ भी कर ली है, और दोनों के माइनस के काउंटर पार्ट भी कर लें, इनके माइनस वाले पार्टनर भी कर लिए हैं। तो इस चीज़ के बेस पर एग्जामिनर आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है, वो आपको क्या बता देता है, देखो भला, वो आपको 2 नंबर्स का सम बता देता है। जैसे मैंने यहाँ पर इसके साथ में एक क्वेश्चन भी लिया है, जैसे उसने यहाँ पर x की वैल्यू बता दी और y की वैल्यू बता दी, तो उसने आपको 2 नंबर बता दिए। ठीक है, तो कैसे भी करके आपको 2 नंबर्स का सम पता लग जाता है। कभी कभी वो डायरेक्टली आपको सम बता देता है, कभी कभी दोनों नंबर्स बता देता है। ठीक है, और आपको उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी पता चल जाता है। फिर वो आपसे पूछता है ये सारी चीज़ें कैसे। यहाँ पर उसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, जब आप इसको देखोगे और आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा जी x क्यूब, ये हो जाएगा y क्यूब। देखो x क्यूब + y क्यूब डिवाइडेड बाई xy। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है x क्यूब + y क्यूब, यानी कि ये वाली चीज़। देखो, तो कई बार हमें ये वाली चीज़ और x y जो इनका प्रोडक्ट है, ये तो आप x और y का प्रोडक्ट कर लोगे, x और y का प्रोडक्ट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको ये सारी चीज़ें निकालनी होती है ना, जब ये सारी, इनमें से कोई भी एक, सारी तो क्यों बोलेगा निकालने के लिए, तो आपको दोनों नंबर्स का सम चाहिए। चाहे वो आपको दोनों नंबर्स दे देगा एग्जामिनर, या डायरेक्टली बता देगा ये सम है, और आपको उन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मान लो, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भाई सम 5 है, प्रोडक्ट 3 है फॉर एग्जाम्पल। तो देखो ये चीज़ आप कैसे निकालोगे, कंसेप्ट लेक्चर में आपने ये सीखी होगी कि भाई a + b का होल स्क्वायर -2ab। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई 5 5 25 -3 में 3 का डबल 6 गया, दोनों का सम 5 है और दोनों का प्रोडक्ट 3 मैंने बता रखा है, तो 3 दूनी 6, तो मैंने 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 19। ऐसे ही अगर आपको ये निकालना है a क्यूब + b क्यूब, तो एक्चुअली मैं उसी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बस मुझे इस चीज़ की वैल्यू याद है जो आपको भी याद होनी चाहिए। तो हमें निकालना है a क्यूब + b क्यूब, तो वो क्या होएगा, वो होएगा a + b का क्यूब -3ab × a + b।
तो कुल मिलाकर आप देखिए हमें चाहिए क्या ये निकालने के लिए, हमें a प्लस बी चाहिए दो जगह पर, तो वो उसने दे रखा है, और a और b का प्रोडक्ट चाहिए वो उसने दे रखा है। सिमिलरली जब आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी a4 प्लस b4, तो इनकी आइडेंटिटीज तो मैंने आपको याद नहीं कराई, स्क्वायर क्यूब ये सब, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर वाले का ऑलरेडी स्क्वायर करना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। और अगर आप स्क्वायर वाले का देखो, यहाँ पर इसकी पावर हमने कर दी 2, पावर 2, तो ये आ गया। अगर हम इसकी पावर कर दें 3, इसकी पावर 3 कर दें तो 2 3 6, तो ये आ जाएगा। या फिर अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूं, क्यूब वाले की पावर अगर 2 कर दूं तो a की पावर 6 आ जाएगी ना, तो भी ये आ जाएगा पावर अगर इसकी 2 कर दूं। और अगर आपको निकालना है a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, तो यानी कि जो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसकी पावर 2 करनी पड़ेगी। अगर आपको निकालना है a की पावर 5 और b की पावर 5, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 5। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये जो क्यूब वाला है और ये जो स्क्वायर वाला है, ये दोनों निकाल कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये आएगा। अब इसको कैसे निकालोगे, तो भाई a की पावर 7 है, आपकी मर्जी है कैसे भी निकालो, a की पावर 6 इंटू a की पावर 1 निकालो। a की पावर 6 कैसे निकालोगे बताया था, a की पावर 3 का स्क्वायर कर दो, या a की पावर 2 का क्यूब कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। या फिर इसको आप a की पावर 4 इंटू a की पावर 3, इस वे से निकालो, मतलब कि इसका और इसका प्रोडक्ट कराओ। तो ये सारी चीज़ें जब एग्जामिनर ने आपको ये निकालने के लिए बोल दिया, तो ये नहीं है कि आप मेंटली निकाल लोगे, आप निकालोगे लिख के, कम लिख के निकालोगे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन को देखकर हमें पता लग जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। देन नेक्स्ट अपने की है 3 वेरिएबल के अंदर क्यूब वाली आइडेंटिटी। 3 वेरिएबल यानी कि ए बी सी, और क्यूब यानी कि हाईएस्ट पावर 3 रही है उसके अंदर। तो भाई वो वाली आइडेंटिटी ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अब इसके अंदर 2 केसेस हैं, देखो इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, समथिंग इनटू समथिंग, मतलब कि इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 इंटू पार्ट 2, 2 एक्सप्रेशन है ना। तो कभी कभी एग्जामिनर पहले वाली एक्सप्रेशन को 0 के बराबर पुट कर देगा कि भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या सोचना है कि भाई 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो ये जो चीज़ है ये भी 0 हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी 0 हो जाएगी। और इसको उधर भेजोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। तो या तो वो पार्ट 1 को 0 करता है, और कभी कभी सीधा सीधा पार्ट 1 को 0 नहीं करता, कभी कभी क्या करता है, इस पूरी आइडेंटिटी के अंदर b की जगह माइनस बी कर देता है, और a b और c की आपको ऐसी वैल्यूज देता है जिसके लिए a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में वो आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगा, उस केस में वो पूछेगा भी आपसे वही चीज़। अगर यहाँ पर उसने आपको a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बताया है, तो यहाँ पर वो आपसे a क्यूब, b की जगह माइनस बी करोगे तो माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, b की जगह माइनस बी करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3abc। तो अगर a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाली चीज़ इज इक्वल टू 0 हो जाती है, ठीक है। तो एक तो हमने ये कंसेप्ट कर लिया कि या तो वो पहले पार्ट को 0 करता है, कई बार वो क्या करता है इस दूसरे पार्ट को 0 कर देता है एग्जामिनर, और आपसे इस चीज़ की वैल्यू पूछ लेता है, या जो भी पूछ लेता है वो आपसे। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है कब 0 होता है पता है, ये सेकंड वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में 0 हो सकता है, जब a b और c तीनों बराबर हों। यानी कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होंगी तो ये चीज़ 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो गया, या फिर अगर a b और c तीनों की वैल्यू बराबर हो गई तो ये सेकंड पार्ट 0 हो गया, तो भी ये वाली एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई बात। देन नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है, ये इसको हम एक और वे से लिख सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड हम कई क्वेश्चंस निकाल पाते हैं इजीली, अदरवाइज तो दूसरे तरीके से भी निकाल पाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख पाते हैं, और इसको ऐसे क्यों लिख पाते हैं ये मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बताया था पूरा डिराइव करके, ठीक है। तो इज इक्वल टू हाफ इंटू ये सारी, क्लियर है। तो ये आपको याद होनी चाहिए भाई, अभी तक याद नहीं है तो गड़बड़ में चल रहे हो फिर, और अभी याद कर लो अगर अभी तक याद नहीं है तो।
क्यूब एंड स्क्वायर आइडेंटिटीज ऑफ 3 वेरिएबल, यानी कि 3 वेरिएबल होंगे ए बी और सी, और एक बार तो उनके क्यूब की आइडेंटिटी जो मैं थोड़ी देर पहले अभी कर चुका हूं, अभी पिछली यही, और एक उनके स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो उनके स्क्वायर की आइडेंटिटी तो ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, आपको याद होनी चाहिए। और अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो इसको हम ऐसे लिख पाते हैं। और जो क्यूब की आइडेंटिटी है जो हम पहले कर चुके हैं वो ये वाली है। तो अगर हम ये पहले कर चुके हैं तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, उसका वन ऑफ द फेवरेट टाइम पास है वो क्या करता है, बिकॉज ये जो दोनों आइडेंटिटी हैं इन दोनों के अंदर कई सारी चीज़ें कॉमन हैं। इस नीचे वाली आइडेंटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लेके, है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये देखो। तो अब देखो इन दोनों आइडेंटिटीज़ के अंदर ये जो स्क्वायर वाली है और क्यूब वाली है, स्क्वायर वाली और क्यूब वाली 3 वेरिएबल के अंदर, इनके अंदर कई चीज़ें कॉमन हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये रेड वाला टर्म दोनों में एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो इस कारण वो ऐसे क्वेश्चंस बनाता है जिनके कारण इन दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनाता है। अब ये देखो जरा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं ना, देखो सेम एक्सप्रेशन है दोनों में। देन एक ये वाला टर्म देखो जरा, a प्लस बी प्लस सी, और नीचे वाले में भी a प्लस बी प्लस सी है। तो इसी कारण वो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिनके अंदर इन दोनों आइडेंटिटीज़ का इकट्ठा यूज होता है, वो भी हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। देन नेक्स्ट एग्जामिनर क्या करता है, जो अब तक हमने ये इतनी सारी आइडेंटिटीज की हैं, एग्जामिनर क्या करता है, इनकी जगह पर वैल्यू रख देता है, इनकी जगह पर वैल्यूज रख देता है बड़ी बड़ी। और जब आप ये क्वेश्चन आपको भाई अपनी पीडीएफ देखकर याद करने पड़ेंगे कौन से क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो ऐसे रख देता है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस, जैसे कि अब की बार मैं बात कर रहा हूँ कौन सी आइडेंटिटी की, इसकी, और आगे क्या रख देगा, बी क्यूब की जगह रख दिया 1/5 1/5 1/5 प्लस सी क्यूब की जगह उसने रख दिया 1/6 1/6 1/6, ऐसे। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे इन आइडेंटिटीज की जगह वो वैल्यूज रख देता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, और फिर वो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन की हम वैल्यू नहीं निकालेंगे कि हम इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप पीडीएफ के अंदर देखोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे ही करके कंसेप्ट लेक्चर में बताए हैं। देन नेक्स्ट हमने सीखा कि भाई पुटिंग वैल्यूज। तो पुटिंग वैल्यूज को ऐसे लाइटली मत लो कि हाँ बड़ा मस्त कंसेप्ट है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लो तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे करते हैं हम एग्जाम के अंदर, और उससे बहुत सारा टाइम भी बचता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे हो जाते हैं ये वाले। तो हमने ध्यान क्या देना है कि हमने कई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिंपल सी कंडीशन होती है, जैसे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, तो ये वाली चीज़ बताओ, तो भाई x को 1 ले लूँ, y को 0 ले लूँ, मतलब उनकी कंडीशंस बिल्कुल इजीली सेटिस्फाई हो जाती हैं क्वेश्चन की। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बस अपने डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देते हैं। और ये बातें तो वैसे हर एक क्वेश्चन के अंदर लागू होती हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना, हर एक तरीके के अंदर ये लागू होती है, इन तीनों तरीकों के अंदर। लेकिन कई क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि सिर्फ इसी पहले पॉइंट से इन 2 चीज़ों का ध्यान दोगे और आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम मतलब इतने सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि समटाइम्स जस्ट पुट वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल। देखो कभी कभी जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लेक्स आ जाती है, तो हमने क्या सीखा था वैल्यू पुटिंग वाले कंसेप्ट के अंदर, कि हमें मान लो एक एक्सप्रेशन दे रखी है ए बी और सी 3 वेरिएबल्स के अंदर, तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि ए बी और सी की, मतलब आप ढूंढो कि ए बी और सी की कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। हमेशा तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इकट्ठी आपने ढूंढ के पुट करनी जरूरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती है अपने आप, या फिर कभी कभी 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है। देन नेक्स्ट है कि समटाइम्स हमें स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं, जैसे कि भाई x³ + y³ दिस इज इक्वल टू 72, तो हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4 का क्यूब और 2 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 है, 2 का क्यूब 8 है, देखो 72 होता है। तो कभी कभी स्पेसिफिक वैल्यूज भी हम पुट कर देते हैं, स्पेसिफिक जिसका वही आंसर है, जनरलाइज नहीं है वो इक्वेशन, फिर भी हम पुट कर देते हैं, और बतेरे क्वेश्चन ऐसे भी किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कि आफ्टर सम ऑब्जर्वेशन, कभी कभी जो
एक्सप्रेशन होती है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, सीधा ऐसे नहीं कि भाई सीधी वैल्यू पुट कर दी, और क्वेश्चन को देखते हुए वैल्यू पुट करनी पड़ती है। ये तो जो मैंने कंसेप्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं के अंदर आप सीख सकते हो कि भाई हाँ कैसे, मतलब कि स्पेसिफिक कोई वे नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर रहे होते हैं। देन इसके बाद हमने एक कंसेप्ट किया है कि भाई अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0, अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है तो यानी कि हर एक वो नंबर भी 0 है। ये कंसेप्ट ये किस हिसाब से लागू होता है एग्जैक्टली वो बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर या तो डायरेक्टली आपको ये चीज़ें दे देता है, x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, यानी कि x-3 0 है, यानी कि y-2 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो कभी कभी तो वो ऐसे क्या करता है, आपको ऐसे बना बनाया खिचड़ी बनी बनाई एक्सप्रेशन दे देता है x-3 y-2 ऐसे लिख के, लेकिन कभी कभी वो इसको खोल देता है कि भाई x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 4y प्लस 4, तो 9 और 4 13 इज इक्वल टू 0। तो वो ऐसे करके आपको बोलता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो ऊपर मैंने लिख रखा था उस फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर 3 था ना, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर आना पड़ता है और फिर उसके बाद आप x और y की वैल्यूज निकाल पाते हो। तो इस चीज़ को भी वो कई बार यूज करता है। देन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंसेप्ट, तो इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। इसका नाम इतना भयंकर है राक्षस जैसा, अदरवाइज कंसेप्ट में कुछ नहीं है। बस कंसेप्ट ये है कि अगर हमें a और b का रेशियो पता है a/b, तो हम निकाल सकते हैं उनके सम बाई उनके डिफरेंस का रेशियो, ठीक है। अगर a और b का रेशियो 2:3 है तो उनके सम और डिफरेंस का रेशियो क्या होएगा, वो होएगा कि भाई 2/3 5 और 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो उनके सम और डिफरेंस का रेशियो ये होएगा 5:1। क्लियर है। या फिर अगर आपको उनके सम और उनके डिफरेंस का रेशियो गिवन है, ठीक है, मान लो वो 5/7 गिवन है या फिर 7/5 गिवन है, क्लियर है, क्योंकि सम बड़ा होएगा ना। मान लो वो 7/5 गिवन है और आपको निकालना है ये किस किस के सम और डिफरेंस का रेशियो गिवन है, किसी भी दो नंबर a और b, किसी भी दो नंबर का, तो आपको निकालना है a/b। तो वो क्या होएगा, 7 और 5 को जोड़ोगे और नीचे 7 और 5 का डिफरेंस। तो हमेशा जब आप a/b से इस तरफ जाओगे तो तरीका वही है, ऊपर और नीचे वाले का ऊपर जोड़ और ऊपर और नीचे वाले का नीचे डिफरेंस, और m-n करना है, m-m नहीं करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैसे ही माइनस अवॉइड किया था, ठीक है। और अगर a+b ओवर a-b सम अपॉन डिफरेंस पता है और a ओवर b निकालना है, तो तरीका वही है, ऊपर m और n का सम नीचे m और n का डिफरेंस। तो यहाँ से आपने क्या सीखना है, आपने ये सीखना है कि अगर हमें कोई a/b बताए तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, और अगर कोई हमें ये चीज़ बताए तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। और किस क्वेश्चन में ये लगेगा, ये जो फॉर्म है ये बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म है, देखो देखने में पता लग जाता है a+b a-b यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो है। तो या तो आपसे ये चीज़ पूछी होगी तो आप a/b निकालने की कोशिश करोगे और फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के ये बता दोगे, या फिर ये चीज़ आपको बताई होगी तो आप वहाँ से a/b निकाल लोगे और फिर अकॉर्डिंग टू दैट आगे क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमने किया था कि भाई सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस। तो क्योंकि ये जो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन हैं इनके अंदर हर एक जो वेरिएबल है एज ईच वेरिएबल इज ट्रीटेड इक्वली, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके अंदर हम हर एक वेरिएबल को इक्वल पुट कर सकते हैं और उसके बेस पर कई भयंकर क्वेश्चंस जो हैं हमने कंसेप्ट लेक्चर के अंदर सोल्व किए हैं। तो वो आपको अपनी पीडीएफ से देखने पड़ेंगे। सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन का यही कंसेप्ट है कि वेरिएबल्स को इक्वल पुट करो एंड क्वेश्चन का आंसर निकालो। देन इसी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन के तहत मैंने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ये कंसेप्ट कराया था, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में मैंने क्या कराया था अपने एसएससी के डोमेन में रहकर, कि क्योंकि एसएससी के डोमेन में क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन से पूछी जाती है, आपके एल्जेब्रा से पूछी जाती है, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको छोड़कर, उसके अलावा जो एल्जेब्रा में पूछी जाती है वो हमेशा सिमेट्रिकल होती है।
हमेशा सिमेट्रिकल की आपसे पूछता है एसएससी के अंदर। तो फिर क्या है, आपको जस्ट वैल्यूज इक्वल रखनी होती हैं, ठीक है। तो वो एग्जामिनर हमेशा आपसे क्या पूछता है, हमेशा कुछ चीज़ों का सम देकर आपसे उसकी मिनिमम वैल्यू पूछता है कि भाई x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। और वो आपको क्या बोलेगा कि भाई x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बताओ। अगर x और y का प्रोडक्ट 16 है तो आप क्या करोगे, x और y इन दोनों की वैल्यू बराबर बराबर लोगे, बिल्कुल बराबर बराबर। तो क्या पुट कर सकते हैं, 4 इंटू 4 16, है ना। तो अगर x और y का प्रोडक्ट 16 है तो x और y के सम की मिनिमम वैल्यू हो सकती है जी 8। क्लियर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस ही वो आपको देता है। देन अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है कि कभी कभी वो आपसे ऐसे भी पूछता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम बताओ, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की मिनिमम बताओ। तो उस केस में हमें क्या चाहिए, उस केस में अगर उसने ये बोला कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम बताओ, तो फिर वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी दे देता है कि एक्स प्लस वाई 8 है। तो फिर आप क्या करोगे, एक्स और वाई को बराबर बराबर ट्रीट करो, 4 और 4। अगर एक्स और वाई का सम 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 16 प्लस 16 32 ही हो सकती है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है। देन नेक्स्ट वो आपसे पूछता है मैक्सिमम वैल्यू एक्स और वाई के प्रोडक्ट की, ठीक है, एक्स और वाई के प्रोडक्ट की। तो जब भी दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तब अटेन करता है जब दोनों बराबर हों, और जो सम होता है वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे होता है जब दोनों बराबर हों, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू वो आपसे पूछेगा। तो उसने आपसे क्या पूछा कि भाई अगर x और y का सम 20 है तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, x और y को बराबर बराबर रखोगे, 10 और 10। तो यानी कि x इंटू वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 होएगी। नीचे वाले केस में x और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी x इंटू वाई की वो होएगी जी 420 इंटू 20। क्लियर है। देन इसके अलावा जो आपके एग्जाम में काफ़ी प्रचलित है क्वेश्चन कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे देगा एग्जामिनर, और इनमें से कुछ भी वो आपसे पूछ लेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर कोई अलग से थ्योरम नहीं लग रहा, मैंने आपको ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4, ए रेज टू पावर 6 प्लस बी रेज टू पावर 6, इन सब के बारे में बताया। एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पर है, उसी चीज़ को आप यहाँ पर लगा सकते हो। बस इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ऊपर मैं आपको ये बता रहा था कि वो आपको a प्लस बी बताएगा और a इंटू बी बताएगा, लेकिन यहाँ पर वो आपको a इंटू बी नहीं बताता। क्यों, क्योंकि a इंटू बी 1 होता है। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है x इंटू बी क्या है 1/x 1। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो हमेशा वो आपको क्या बताता है, x प्लस 1/x का या तो सम या इनका डिफरेंस, और आपसे ये चीज़ें पूछ लेता है। तो आपने बस वही थ्योरम अपने लगाने हैं, ऊपर जो अपने कंसेप्ट है वही आपने आइडेंटिटीज लगानी है, और ये सब आप निकाल लोगे। और ये सब जैसे मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बताया है, अगर ध्यान नहीं है तो जाकर देखो, ये सब आपको मेंटली करने आने चाहिए। ये सब मैक्सिमम पोर्शन मेंटली करना आना चाहिए। एटलीस्ट x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 8, ये तो मेंटली करना आना ही आना चाहिए, और उसके अलावा ये भी मेंटली करना आना चाहिए। एटलीस्ट ये 4 आपको मेंटली करने आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आते तो अभी बता देता हूँ आपको क्या करना है। ये लो, ये लो, ये 2 तो रहने दो, फिर दूसरा कंसेप्ट लगा दोगे हैं। ये इन सब के लिए 7 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर भी इन सब के लिए आप क्या करो, ये चारों निकाल लो। अभी मेंटली कोशिश करो, कम से कम लिख के कोशिश करो, आपको फायदा होगा। देन नेक्स्ट आपको ये भी आना चाहिए कि भाई x माइनस 1/x से यहाँ पर ट्रेवल करना, ठीक है। कैसे, x माइनस 1/x गिवन है, x प्लस 1/x आप कैसे निकालोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, a प्लस बी का जो स्क्वायर है और a माइनस बी का जो स्क्वायर है उसके अंदर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस 2ab और माइनस 2ab का फ़र्क है, उसी की नॉलेज के तहत इसको मैं करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू 9। इस 2 को मैं उधर ले गया तो ये हो गया 11। मुझे ये पता है कि x प्लस 1/x का जो स्क्वायर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर ऐसे है। तो भाई यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ है, अगर मैं प्लस 2 दोनों तरफ कर दूँ तो ये जो चीज़ मेरे पास आ गई, ये क्या है, x प्लस 1/x का स्क्वायर है।
है ना, और जिसकी वैल्यू 13 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी √13। सिमिलरली एक ये प्रॉब्लम आती है कि मान लो आपने यहाँ से x² प्लस 1/x² निकाल भी लिया कि भाई वो 7 है, कि मान लो वो 11 है, ये आपने निकाल भी लिया यहाँ से। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस आएगा, हमें चाहिए माइनस। तो जब भी स्क्वायर करोगे प्लस हो ही जाता है, चाहे बीच में माइनस हो। तो ये आप कैसे निकालते हो, ये डायरेक्टली नहीं निकलता, ये कई चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम वो वाली आइडेंटिटी लगाते हैं a² माइनस b² वाली, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, वो वाली। तो ये जो है इसको आप ऐसे खोल सकते हो, x² माइनस 1/x² इंटू x² प्लस 1/x²। तो ये चीज़ तो आप निकाल लोगे ना। हाँ, ये चीज़ भी नहीं निकाल पाओगे तो इसको भी आप तोड़ सकते हो वही आइडेंटिटी लगाकर। ये देखो एक्चुअल में जो चीज़ हमने निकालनी है वो ये 3 चीज़ें हैं। अब देखो x प्लस 1/x तो यहाँ पर हमने निकाला था √13, उसकी वैल्यू तो हमने रख दी, और x² प्लस 1/x², इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ से -2 इस साइड आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 11। और अब हमने निकालना है x माइनस 1/x, जो कि एग्जामिनर ने दे रखा है 3। तो समझ में आ गई बात, ये वाली चीज़ें कैसे निकालनी है, या फिर x⁻6 माइनस 1/x⁻6 कैसे निकालनी है, x³ प्लस 1/x³ एंड x³ माइनस 1/x³, ये दोनों निकालने पड़ेंगे, तब जाकर उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये चीज़ आएगी। बीच में माइनस तब आती है उस वाली आइडेंटिटी में, जब आप a प्लस बी और a माइनस बी करते हो तो स्क्वायर्स के बीच में माइनस आती है मेरे भाई, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने कुछ स्पेशल केसेस किए थे। तो पहला स्पेशल केस अकॉर्डिंग टू एसएससी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसके अंदर कि भाई x प्लस 1/x, जब भी एक नंबर और उस नंबर का सम, जब भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 हो तो यानी कि वो नंबर 1 है, और जब भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 हो यानी कि वो नंबर -1 है। क्लियर है, ये चीज़ें आपने इसके अंदर याद रखनी, अदरवाइज ये चीज़ें मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में डिटेल से बताई है। देन नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, देखो अब तक हम 3 स्पेशल केस कर चुके हैं x प्लस 1/x के। एक तो हमने ये किया कि x प्लस 1/x 2 हो या फिर -2 हो, ये किया कि नहीं अभी पिछली स्लाइड के ऊपर। एक हमने थोड़ी देर पहले ये किया था कि x प्लस 1/x 1 हो या -1 हो, ये वाला याद है कि नहीं, जब बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। जब इस आइडेंटिटी के अंदर b की जगह पर 1 रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये वही वाला केस तो बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ, तो जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, 2 या -2 आ जाए, 1 या -1 आ जाए, या फिर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम √3 आ जाए जैसा कि यहाँ पर है, तो हमारे स्पेशल केसेस हैं ये, ठीक है। तो आपके दिमाग को ये बोलना चाहिए कि कहीं ये उनमें से तो क्वेश्चन नहीं, और मैक्सिमम चांसेस है उन्हीं में से मिलेगा। अब देखो अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो इसको क्यूब करने पर हमें मिलेगा कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 होता है, और x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होती है। तो ये चीज़ें डायरेक्टली यूज होती हैं। क्लियर है, ये केस आपको याद होना चाहिए, हमने क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर काफ़ी। देन लास्ट में कंसेप्ट लेक्चर 10 में मैंने आपको क्या बताया था कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक वे फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक, और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं अलजेब्रा में, आज तक आए भी हैं और आगे भी आते रहेंगे, जो आपको याद रखने पड़ेंगे, या फिर 9-10 बार करने पड़ेंगे, 3-4 बार भी नहीं, 9-10 बार करने पड़ेंगे एक्चुअल में, अगर लंबे टाइम के बाद आप उसको करना चाहते हो तो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन जितने आपको मिलते हैं, इसका मतलब कि नॉर्मली जितने अपने हैंड आउट में है एनफ, जितने नॉर्मली मिल जाते हैं ऐसे वो आपने कर लिए, जितने मैंने आपको दे दिए, उन क्वेश्चंस के पीछे भागना नहीं है। क्योंकि एक तो ये है, उन क्वेश्चंस को जब स्टूडेंट देखता है कि भाई ये तो मेरे को आता ही नहीं, ये तो मेरे को आता ही नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इनफाइनाइट क्रिएट किए जा सकते हैं। बिलीव मी, पाइथागोरस जो है बेचारा मर गया ना, पाइथागोरस बंदे का नाम है पता होगा ना, ठीक है, पाइथागोरस मर गया, आर्यभट्ट मर गया, फिर भी मैथ तो पूरा एक्सप्लोर हुआ नहीं है। तो ऐसे ही इनफाइनाइट क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जो नॉट सो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके पीछे आपने ढूंढ के नहीं करने, बिना वजह टाइम वेस्ट नहीं करना, जितने आपको नॉर्मली मैंने दिए उतने कर लीजिएगा।
ठीक है, उनके पीछे की क्या अंडरस्टैंडिंग है वो भी सोच लीजिएगा। आपके सिलेक्शन को ये रोकेंगे नहीं, अगर आप ये करोगे ना ढूंढ ढूंढ के, तो आपके सिलेक्शन को ये रोक देंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करा देंगे, काम की जगह पर टाइम आप फिर लगा नहीं पाओगे। तो ये चीज़ पे आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको मिलता हूँ अगले टॉपिक के अंदर।